यहाँ पे तकिया रख के इसके ऊपर करो। Okay. Dear friends, welcome to this session of Hidden Hunger, which is a very big topic, though neglected because of lack of knowledge. Hidden Hunger का मतलब ये हुआ छुपा हुआ भूख, जिसे हम कह सकते हैं अदृश्य क्षुधा। अब ये भूख किस चीज़ की आज हम बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लेरिफाई कर दूं, क्योंकि भूख कई प्रकार की होती है। शारीरिक भूख होती है, या जिसे हम दैहिक भूख भी कह सकते हैं, जिसमें जो हमारा मेन खाने की भूख होती है। जब पेट खाली हो जाता है, ब्लड शुगर लो होने लगता है, तो सिग्नल्स आते हैं ब्रेन को, हंगर सेंटर को, और एक भूख जागृत होती है कि हमें कुछ खाना चाहिए, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी ये हमारे शरीर को मिले। एक प्यास की भूख होती है, जब शरीर में पानी की कमी होती है, जल की कमी होती है, तो उसके लिए भी एक प्यास लगता है मनुष्य को, वो पानी पीता है। नींद की भूख होती है, वक्त पे व्यक्ति को नींद आता है, वो सोता है। सोने के दौरान बहुत से चय अपचय की क्रिया जो है वो शरीर में संचालित होती है, टूट फूट की मरम्मत होती है। जो कचरा मलबा शरीर में दिन भर के मेटाबॉलिज्म के बाद इकट्ठा हुआ है, उसकी साफ़ सफाई होती है, ताकि व्यक्ति जब सो करके उठे तो तरोताज़ा हो और फिर आगे जाग करके वो काम कर सके। इसके अलावा मानसिक भूख होती है। अब ये मानसिक भूख कई तरह की हो सकती है। प्रतिष्ठा की भूख हो सकती है, आसपास 4-5 बॉडीगार्ड रहें, इसकी भूख हो सकती है। समाज में मेरा नाम हो, इसकी भूख हो सकती है। कुछ भी खाने को दिख गया, पेट तो भरा हुआ है लेकिन मन ललचा गया, इसको खा लें, और बिना दैहिक भूख के मानसिक भूख की वजह से आदमी उसको खा लेता है और ओवर ईटिंग कर बैठता है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो अदृश्य दैहिक भूख की बात करेंगे, यानी वह भूख जिसका अनुभव हम शारीरिक रूप से नहीं कर पाते। जब पेट खाली होता है, शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है और हमारे शरीर में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन शुरू होता है, जिससे कि ब्लड शुगर मेंटेन रहे, कोशिकाओं को उनका फ्यूल मिलता रहे। तो उसके लिए फिर सिग्नल जाता है हमारे हंगर सेंटर को। लेकिन बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए, चय अपचय क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, लेकिन वो अगर शरीर में कम हो जाए, उसकी पूर्ति न हो, तो हमें उसका एहसास नहीं होता और हमें किसी प्रकार की कोई दैहिक भूख नहीं लगती कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो हमको एक सिग्नल मिल जाएगा, हम कैल्शियम जाके खाने लगेंगे। शरीर में जिंक की कमी हो गई तो हमें पता चल जाएगा, हम जिंक खाने लगेंगे। शरीर में आयोडीन की कमी हो गई तो हमें पता चल जाएगा, हम आयोडीन खाने लगेंगे। इस तरह की जो ये अदृश्य भूख है, इसका संज्ञान व्यक्ति को नहीं हो पाता। और आज हम इसी भूख की चर्चा आप लोगों के बीच करने वाले हैं। तो इस भूख की चर्चा करने के पहले मैं कुछ लाइनें जो मेरी स्वरचित हैं, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि अदृश्य क्षुधा, क्षुधा मतलब भूख होता है। अदृश्य क्षुधा विषय है जुदा, पेट की भूख मिटाती है मात्रा। आपने भरपेट ब्रेड खा लिया, रोटी खा लिया, चावल खा लिया, तो उससे ये जो दृश्य भूख है वह तो शांत हो जाता है। व्यक्ति डकार लेता है कि पेट भर गया, मैंने खाना खा लिया। तो पेट की भूख मिटाती है मात्रा, कोशिकाओं के भूख की जुदा होती है यात्रा। ये जो हिडन हंगर है, ये कोशिकाओं की भूख है। वहाँ पर जो तमाम एंजाइमेटिक एक्शंस, रिएक्शंस होने हैं, हार्मोन्स बनने हैं, इम्यून सेल्स को कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ये जो सेलुलर लेवल पे हमें हमारी जो भूख है, ये एक अलग तरह की भूख होती है और इसका हमें शारीरिक रूप से पता नहीं चलता। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं।
ये जो अदृश्य भूख है बेसिकली ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म रूप से ऐसे पोषक तत्व, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में हमें प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इनको हम ग्राम में नहीं खाते और ये भोजन के साथ हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। इसमें जो सबसे आम जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो इसके बारे में हर व्यक्ति लगभग जानता है, आयोडीन है, क्योंकि सब जानते हैं नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। कैल्शियम है, आयरन है, क्योंकि आयरन से एनीमिया हो जाता है अगर कमी हो जाए। मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, मॉलिब्डेनम है, क्रोमियम है, जिंक है। जिंक की बड़ी चर्चा हुई कोविड काल में। जिसको भी कोविड हुआ उसको जिंक खिलाया गया, जिसको नहीं भी हुआ उसने भी जिंक खाया कि मेरा इम्यून सिस्टम बढ़िया रहेगा। तो ये सब जो सूक्ष्म रूप से पोषक तत्व हैं जिनको मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में हम लेते हैं, ये हमारे शरीर के तमाम जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम है, एंजाइम सिस्टम है, हार्मोन्स हैं, उन सब के सुचारू संचालन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। तो होता क्या है कि अब पहले तो ये देखें कि ये समस्या कितनी प्रबल है और हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ी कि हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में लगभग 200 करोड़ लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हैं। 200 लोगों को ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व है उसकी कमी है और इसमें से आधे हिंदुस्तान में है। लगभग 100 करोड़ की आबादी, टोटल आबादी हमारी 125 करोड़ 130 करोड़ की है, उसमें से 100 करोड़ लगभग 70% आबादी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। तो कुपोषित है एक तरह से कहिए। सूक्ष्म तत्वों के संदर्भ में 70% आबादी हमारी कुपोषित है और यह कुपोषण उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उससे लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिसमें से सबसे ज्वलंत अभी विगत दिनों कोविड का संक्रमण रहा। उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, अगर उसको कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो शरीर का उससे लड़ने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं रहती और वो लंबे समय तक बीमार रहता है, जल्दी स्वस्थ नहीं होता। तो ऐसे में इस बात की चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि ये पोषक तत्व क्यों कम हो जा रहे हैं हम भारतीय लोगों के बीच में और इसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, इसकी पूर्ति कैसे करेंगे। तो कारण तो मैंने आपको अभी बताने जा रहा हूं मैं कि मुख्य कारण क्या है कि हमारे भारतवर्ष में जो सबसे प्रमुख कारण है कि हमारे भोजन में विविधता नहीं है। वैसे तो अगर आप भारतीय थाल देखेंगे, चाहे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम, थाल की फ़ोटो अगर आप भारतीय थाल की निकाल लेंगे गूगल पर सर्च करके, तो थाल में तो आपको लगेगा कि हे भगवान, इतने विभिन्न प्रकार के पकवान खिलाए जाते हैं और खाए जाते हैं। लेकिन इन रूटीन एक भारतीय आदमी 3-4 चीज़ें ही खाता है। भरपेट भात खाएगा या रोटी खाएगा या भात रोटी मिला के खाएगा, थोड़ी बहुत सब्जी, कुछ चटनी, अचार, कभी कभार दाल, बस। और अगर वो मांसाहारी हुआ तो हफ्ते में 2-3 बार चिकन या फिश साथ में ले लेगा रोटी या चावल के। भारतीयों के भोजन में फल, सलाद, इस तरह की चीज़ों का समावेश है ही नहीं। मैं चाहता तो था आप लोगों को कुछ दृश्यांकन माध्यम से कुछ आपके मनस पटल पर कुछ चित्रों को स्थापित करना, जिससे कि मेरी बात और ज़्यादा अच्छे तरह से आप लोग समझ सकते, लेकिन इस फेसबुक लाइव की एक कमी है कि मैं स्लाइड शेयर नहीं कर सकता। मैं एक दिन देख रहा था नेट पर, पश्चिमी जगत के डिनर सेट का एक चित्र देख रहा था। उनके डिनर सेट में एक बाउल था सूप के लिए, उसके बाद एक उससे बड़ा बाउल था सैलेड के लिए, उसके बाद उससे एक बड़ा बाउल था और हरी फ्रूट्स के लिए, उसके बाद फिर एक प्लेट था जिसमें कि वो अपना मेन भोजन, मेन कोर्स डिनर
या लंच जो भी लेना होगा उसको लेंगे। हमारे आप बताइए घरों में, कितने घरों में डिनर सेट में सूप बाउल का प्रयोग होता है, सलाद बाउल का प्रयोग होता है या फ्रूट बाउल का प्रयोग होता है? नगण्य मिलेगा आपको। तो ये जो 3 मेन चीज़ हैं, फ्रूट्स, सैलेड्स, इनकी जो कमी है, ये जो विविधता नहीं है हमारे भोजन में, यही मुख्य कारण हमारे कुपोषण का। हमारा भोजन मुख्यतः सीरियल बेस्ड भोजन है। हम अनाज ही खाते हैं और उसी को भोजन मानते हैं। आप किसी व्यक्ति को इतना खिला दें कि उसके बाद वो कहे कि मैं अब नहीं खा पाऊँगा, लेकिन दाल भात और रोटी की जगह पर अगर आप उसे पूरा 1 लोफ ब्रेड खिला दें, उसको 4 समोसा खिला दें, 3 कचौड़ी खिला दें और उससे पूछो भाई खाना खाया था आज, उसकी पहली प्रतिक्रिया होगी नहीं साहब आज खाना नहीं मिला है, 2 समोसा खा के दिन गुजार रहे हैं, भोजन नहीं मिला। उसके लिए भोजन का मतलब रोटी और चावल ही होता है और इसकी वजह से हम सब कुपोषित हैं। तो पहली चीज़ है कि हमको अपने भोजन में विविधता लानी होगी अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से बचना चाहते हैं। तो इसलिए, और अधिकांश लोगों से आप पूछिए हरी सब्जी, अरे साहब हमको तो हरी सब्जी पसंद ही नहीं है, हम फल नहीं खाते हैं। तो ये जो एक सोच है, ये बचपन से ही बच्चों के अंदर हरी सब्जियां और फल, इनके प्रति एक रुचि पैदा करना, ये हर परिवार के बड़े लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी तभी पूरी होगी जब आप खुद भी इसका पालन करेंगे और एक उदाहरण सेट करेंगे अपने यंगर जनरेशन के सामने कि डाइट में सब चीज़ों का समावेश होना चाहिए। तो अब उपाय क्या है, कैसे इससे निपटेंगे? उपाय ये है कि अगर आप भोजन को समूहों में बांट कर देखें तो मुख्यतः 6 समूह बनते हैं भोजन के। एक समूह है अनाज का, सीरियल्स, जिसमें गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, रागी, जो भी आप अनाज सोच सकते हो वो सारे अनाज उसमें आते हैं। दूसरा समूह बनता है दाल, दलहन, मांस, मछली, अंडा, जो कि थोड़ा प्रोटीन रिच होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर भी होता है, लेकिन इनके अंदर अनाज के मुकाबले प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तीसरा समूह है सब्जियों की। चौथा समूह है दूध और दूध से बने सामान। पांचवा समूह है फल और मेवे। और छठवां समूह है तेल, घी, वसा। तो जरूरत इस बात की है कि आपकी डाइट की प्लानिंग ऐसी हो कि आप 24 घंटे में इन 6 समूहों से कुछ न कुछ अवश्य ग्रहण करें। कुछ अनाज हो, कुछ सब्जी हो, कुछ फल हो, कुछ दूध उससे बना पदार्थ हो, और घी, तेल, वसा तो आप छौंक लगाएंगे, कुछ भी करेंगे तो प्रयोग करेंगे, उसकी भी आवश्यकता है। आपकी जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है उसका 30% आपको वसा से लेना है, 55 से 60% आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है, लगभग 30% आपको प्रोटीन से लेना है। तो जब इन 6 समूह से आप चीज़ों का सम्मिश्रण करेंगे अपने 24 घंटे के भोजन में, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। लेकिन होता क्या है, हम अनाज ही ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा बहुत दाल ले लिया, सूखी सब्जी कोई ले ली, आलू की भुजिया ले ली, परवल की भुजिया ले ली, अचार ले लिया, प्याज ले लिया, काम खत्म हो गया। हमारा भोजन यही है। होना क्या चाहिए कि भोजन की शुरुआत फल से, उसके बाद सैलेड से, और उसके बाद फिर अनाज पे आना चाहिए। इन 2 चीज़ों को पहले खाइए, पेट भरिए, तो आपकी क्षुधा तो वैसे ही काफ़ी कुछ शांत हो जाएगी, फिर आप ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे। और उसके बाद रोटी चावल दाल पे आइए तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, हम पहले रोटी चावल दाल अधिक खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत बीच बीच में अगर खीरा ककड़ी कुछ काट के रखा तो उसको खा लिया, या प्याज खा लिया, दही अगर है तो कुछ दही साथ में लेके खा लिया, और भोजन समाप्त हो गया। लेकिन रिवर्स ईटिंग करनी पड़ेगी कि पहले हमें अनाज को सबसे अंत में रखना है, सबसे पहले हमको फल का रखना है भोजन में नंबर, दूसरे पे आपको सब्जियां, तीसरे पे फिर आप दाल वगैरह लीजिए, फिर आप अनाज पे आइए और भोजन समाप्त कीजिए। तो अब इसमें भी मेन चीज़ क्या है, सब्जियां कौन सी खाएं। पहली चीज़, कोशिश करें कि सब्जी या फल
जो भी आप खाएं वो सीजनल हो। अनसीजनल फ्रूट्स लेंगे, एक तो पैसे आप अधिक देंगे, दूसरा वो अनसीजनल है तो पुराना होगा, स्टोर्ड होगा, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। तो सीजनल ताज़ा फल खाएं। सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जी, जैसे साग जितने भी हैं वो सब हरी पत्तेदार सब्जी में आती हैं। बंद गोभी वो भी हरी पत्तेदार सब्जी में आ जाता है। उसके बाद बाकी सब्जियां जैसे भिंडी, इस समय भिंडी है, परवल है, करेला है, लौकी है, कोहड़ा है, जाड़े में गोभी है, गांठ गोभी है, शलजम है, इन सब्जियों का समावेश करें। आलू, अरवी, बंडा, सूरन ये कंद हैं, ये जड़ हैं। इनकी ऊर्जा देने की क्षमता बहुत अधिक है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इनका प्रयोग बहुत कम करना है, 50 ग्राम तक, इससे ज़्यादा नहीं करना है। हरी सब्जियों को आप 200 ग्राम तक खा लें, पत्तेदार सब्जी 50 से 100 ग्राम तक खा लें। लगभग 300 ग्राम तक आपके भोजन में फल और इन हरी सब्जियों का समावेश होना चाहिए। इससे आपको उचित मात्रा में फाइबर भी मिलेगा, जो लगभग 20 से 30 ग्राम फाइबर आपको प्रतिदिन अपने भोजन में लेना है। ये रेशा आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये आंतों के अंदर जो हमारे मित्र बैक्टीरिया हैं उनके पालन पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जब आप रेशेदार पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, गूदेदार फल पूरे गूदे के साथ खाएंगे, तो आपको रेशे मिलेंगे। फल खाने की बात हो रही है, जूस पीने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जब आप जूस पीते हैं तो ये सारे रेशे को आप उठा के फेंक देते हैं। तो एक तो रेशे का आपका जो बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा जूस एक कंसनट्रेट हो जाता है, तो इसको आप बहुत कम समय में ले लेते हैं, तो इससे तेज़ी से शुगर भागता है, तो आपको वो भी अवॉइड करना है। तो जब तक दांत है, जब तक आंत है, समूचा फल खाएं, चबा चबा के खाएं, रस का प्रयोग न करें। और कंद का प्रयोग 50 ग्राम से अधिक नहीं, मतलब ट्यूबर्स, आलू, अरबी, बंडा, सूरन, जमीकंद, ये आप 50 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं। होशियारी ये है कि किसी भी एक फल से या किसी भी एक सब्जी से सारे पोषक तत्व नहीं मिलते, इसलिए हमेशा मिक्स फ्रूट सलाद बना लीजिए या आप सलाद बना लीजिए, सब्जियां बदल बदल के प्रयोग करें, तो इससे आपको हर सब्जी से जो पोषक तत्व मिलना है, मिनरल मिलना है, विटामिन मिलना है, खनिज लवण जो भी मिलने हैं वो आपको मिलते रहेंगे, प्राप्त होते रहेंगे, और आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है वो नहीं होगा। तो दूसरी होशियारी ये कि एक तो 6 समूह में से जो मैंने गिनाया आपको, अनाज, दाल, दलहन, सब्जी, दूध, उससे बने सामान, फल, मेवे, घी, तेल, वसा, इनमें से सबका कुछ न कुछ आप प्रयोग करें। मेवे में सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, चिलगोजे, मूंगफली, लेकिन ये भी सीमित मात्रा में है। ये नहीं कि 50 ग्राम मूंगफली बैठ के एक साथ खा गए। इसकी मैं मात्रा आपको 7 से 8-10 बादाम, 1 मुट्ठी अखरोट, दिन भर में मूंगफली है तो 10 ग्राम 15 ग्राम मूंगफली आपने कभी खा लिया। आजकल तीसी का बीज, रोस्टेड बीज आ रहा है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। रोस्टेड खरबूजे, तरबूजे के बीज आते हैं, उनको आप फाँक सकते हैं कि जब भूख लगी 1 चम्मच खरबूजे का बीज खा के चबा लिया, 1 चम्मच तरबूजे का बीज खा लिया। स्नैकिंग के टाइम पे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और आपको फाइबर भी मिलेगा, और ये जो हिडन न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन इन चीज़ों का आपको टेस्ट डेवलप करना होगा, उसके लिए आपको उनको खाना पड़ेगा, उनका रसास्वादन करना पड़ेगा, एक टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो वही दाल भात पे आप अटके रहेंगे और बीमार पड़ते रहेंगे। और रिकमेंडेड डेली अलाउंस, इन सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रिकमेंडेड डेली अलाउंस, प्रतिदिन कितना इनका हमें सेवन करना चाहिए, इसके बारे में जो तमाम खाद्य नियामक संस्थाएं हैं वो अपने गाइडलाइंस जारी करते हैं। और आपको जानकर एक आश्चर्य होगा कि लगभग 70% भारतीय इस रिकमेंडेड डेली अलाउंस को नहीं लेते हैं, वो डेफिशिएंट होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम जागरूक करें, उचित भोजन का उनको हम
गाइडलाइंस दें, उनको बताएं ये उचित भोजन, ऐसा करोगे तो तुम्हें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट लेने के लिए टैबलेट्स और कैप्सूल्स लेने पड़ेंगे, तुम्हारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, कोई रोग जल्दी पकड़ेगा नहीं। अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर में घुस गया तो शरीर बहुत अच्छे से उससे लड़ करके उसको वहीं निपटा देगा और एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें हमें उन्हें बताने की बहुत ज़रूरत है। कुछ चीज़ें और जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि ये जो अगर हिडन न्यूट्रिशन हमारा प्रभावित होता है और हम सिर्फ अनाज का सेवन पे ज़्यादा जोर देते हैं तो हमारी कैलोरी की भूख तो मिट जाती है। हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा व्यय करने की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा तो हम अनाज से ले लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये जो ऊर्जा बच जाती है ये संचित हो करके हमारे शरीर में वसा के रूप में हमारे तोंद में इकट्ठा हो जाती है, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं। और ये जो केंद्रीय मोटापा है ये बहुत ही घातक मोटापा है। इस केंद्रीय फैट से, केंद्रीय मोटापे से तमाम हानिकारक रासायनिक तत्व सिक्रीट होते हैं, स्रवित होते हैं, जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं या ल्यूकोट्रीन्स कहते हैं, एडिपोकाइंस कहते हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। तो ये हमको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की ओर ढकेल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डिस्लिपिडीमिया, इस तरह के विकारों का शिकार हो जाता है। और साथ में जिंक की कमी है तो इंसुलिन का सिक्रीशन भी प्रॉपर नहीं होता, क्रोमियम की कमी है तो भी इंसुलिन के सिक्रीशन और एक्शन पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये असंतुलित भोजन यद्यपि कि हमको ऊर्जा तो भरपूर दे देता है, ज़रूरत से ज़्यादा दे देता है, लेकिन हमें बीमार कर देता है। तो हमें होशियारी ये करनी है कि हमारी मात्रा संतुलित हो और पोषक तत्व भी संतुलित हों। ये नहीं कि सिर्फ हम पेट की भूख मिटा लें, लेकिन कोशिकाओं की जो भूख है इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, खनिज लवणों के लिए, वो वहीं की वहीं बरकरार रह जाए और हमारी कोशिकाएं बीमार रहने लगें। तो हमें इन दोनों चीज़ों का देखना है कि हमारे शरीर की क्षुधा भी मिटे, हमारे कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी हो, लेकिन साथ ही हमारी कोशिकाओं को सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते रहें, जिनसे वो अच्छे ढंग से काम करें, शरीर को स्वस्थ रखें। भरपूर नींद इसमें बहुत आवश्यक है, इन पोषक तत्वों को पचाने के लिए भी और शरीर में लगाने के लिए भी। इसलिए समय से सोना और समय से जगना और भरपूर नींद लेना ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक चीज़ है। इसका भी सदैव ध्यान रखें। पैसा कमाने के चक्कर में या रूटीन के चक्कर में अपने नींद की बलि न चढ़ावें आप। तो अंत में मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि मैंने कविता की कुछ लाइनें आपके साथ शेयर की थी, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अदृश्य क्षुधा विषय है जुदा, पेट की भूख मिटाती है मात्रा, कोशिकाओं के भूख की जुदा होती है यात्रा। उचित मात्रा संग उचित पोषण संतुलन, उचित मात्रा संग उचित पोषण संतुलन, अदृश्य क्षुधा मिटाने का उपाय सर्वोत्तम। होगी जितनी थाली रंगीन, माने आपके थाली में जितने रंग बिरंगे भोज्य पदार्थ होंगे, पीला गाजर है, लाल टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, बैगनी रंग का बैगन है, डार्क ब्राउन रेड कलर का चेरी है, खीरा है हरे रंग का, ककड़ी है, पीला आम है। आपका भोजन जितना रंगीन होगा, थाली होगी थाली जितनी रंगीन, जिंदगी के फलक भी होंगे उतने ही हसीन। तो इसके साथ ही मैं इस अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। और अब आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं मैं चाहूँगा कि मैं उनका आपको उत्तर दूँ और उसके बारे में चर्चा करूँ आपसे। प्रश्न कैसे आएंगे इस पे? इसमें प्रश्न नहीं आएगा सर। हाँ, बस ये आपको व्यूअर्स देखेंगे, इसको फिनिश करना होगा। तो मित्रों, आज इसी चर्चा के साथ और इस उम्मीद और आशा के साथ कि मैंने जो बातें आपको बताई हैं उसे आप अपने जीवन में भी उतारने की चेष्टा करेंगे, अपने परिवार के लोगों पर भी
इसको अमल में लाने की चेष्टा करेंगे और आपके जितने भी इष्ट मित्र हैं उनको स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे और कैसे ये अदृश्य भूख मिटे इसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।